एक बहुत ही अमीर घर में पार्वती काम के लिए गई तो उसे काम दे दिया और घर की मालकिन बोली, मैं मार्केट जा रही हूँ, अभी बच्चे आते होंगे तो आप उनको खाना दे देना और मैं मार्केट जा रही हूँ। तो मार्केट से आती है तो अपने लिए गरम स्वेटर और एक रजाई लेकर आती है। रजाई देख पार्वती के मन में ख्याल आया कि मेरे बच्चे भी ठंड में कितना ठंड लगता है उनको, उनके पास रजाई भी नहीं है हमारे पास जो, और ठीक से गर्म कपड़े भी नहीं है मेरे बच्चों के पास। तो मन में सोचने लगी, कोई बात नहीं, जब पैसे मिलेंगे तब मैं गर्म रजाई लाकर बच्चों को दे दूंगी। के बच्चे धूप में आंगन में बैठे हुए उसे नजर आते हैं। दोनों यहाँ पर क्यों बैठे हो तुम? हाँ, घर के अंदर बैठकर पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? माँ, अंदर बहुत ठंडा लग रहा है, कम से कम बाहर आंगन में धूप है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठकर काम कर रहे हैं। हाँ माँ, हमारे सभी दोस्तों के पास अच्छे अच्छे स्वेटर हैं और हमारे पास कुछ अभी बहुत ठंड लगती है माँ। परेशान क्यों हो रहे हो तुम? चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी एक रजाई लूंगी और फिर हम उसे गरम गरम ओढ़ेंगे, बहुत आराम से सोएंगे रजाई में। ये सुनकर दोनों बच्चे आराम से धूप में बैठकर पढ़ाई करते रहते हैं। तो वही पार्वती चुपचाप घर के अंदर जाती है और खाना बनाने लगती है। तभी राजेश भी काम पर से वापस आ जाता है। क्या बना रही हो? जल्दी से मुझे खाने को दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। आप हाथ मुंह धो लीजिए ना, मैं अभी आपके लिए खाना परोस देती हूँ। पर खाना परोस देती है, जिसके बाद वो अपने भय और शाम के समय बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। दो जमीन पर चटाई बिछाकर उस पर बिस्तर लगा देती है और वही फटी पुरानी चादर निकाल लेती है। माँ, इस अकेली चादर में बहुत ठंड लगती है रात को। हाँ माँ, आप नई रजाई कब खरीदोगे माँ? हाँ, मुझे भी पता है कि इस चादर में ठंड लगती होगी, लेकिन जब मेरे दोनों बच्चे मेरे पास होंगे तो उन्हें जरा भी ठंड नहीं लगेगी। चलो तुम दोनों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुलाता हूँ। राजेश ऐसा कहकर अपने दोनों बच्चों को सुला देता है। दोनों बच्चों के सोने के बाद पार्वती बिना चादर के ही एक कोने में सो जाती है। भाग्यवान, इस तरह बिना चादर के रात को सोओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा सा कोना लेकर चादर के अंदर आ जाओ। ज्यादा मेरे बच्चों को चादर की जरूरत है, आप तो देख ही रहे हो ना ठंड कितनी ज्यादा बढ़ रही है। इन्हें अब एक रजाई की जरूरत है। मेहनत कर तो रहा हूँ, जैसे ही मालिक मुझे पैसे दे देंगे मैं उनके लिए एक रजाई जरूर ले आऊंगा। राजेश इस तरह खाने के बाद सो जाता है। अगले दिन जब सब सुबह सुबह उठते हैं तो राजेश अपने काम के लिए निकल जाता है। काम पर वो दिन रात मेहनत करता है और वापस घर लौट आता है। क्या हुआ जी, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? मालिक से पैसे मांगे लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। अब मैं क्या करूं? अपने बच्चों को ठंड से कैसे बचाऊं? पार्वती भी ये सोचकर थोड़ी चिंतित हो जाती है, लेकिन अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। दोनों रात को फिर से चादर ओढ़कर अपने बच्चों को लेकर सो जाते हैं, लेकिन रात में कभी चादर किसी के ऊपर से हटती है तो कभी किसी के ऊपर से हट जाती है। इसी के चलते दोनों के बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। अरे ये क्या, मेरे बच्चों को तो बुखार चढ़ गया है, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पार्वती भी अपनी मालकिन से पैसे मांगने की सोचती है। आज तो मैं बच्चों के लिए रजाई लेकर ही जाऊंगा। मेरे बच्चे ठंड में बीमार हो गए हैं, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकता। राजेश ऐसा सोचकर अपने घर की तरफ आ रहा होता है, लेकिन रास्ते में एक कार से लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। उसको देखकर सभी लोग वहां तमाशा देख रहे होते हैं, लेकिन राजेश से उसकी हालत देखी नहीं जाती। वो उसे फौरन उठाता है और वहां से अस्पताल ले जाता है, जहां वो अपने पैसों से उस लड़की का इलाज करवाता है। डॉक्टर साहब, इस बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, आप इसका अच्छे से इलाज कीजिए, मैं पैसे दूंगा। अपने बच्चों के बारे में ना सोचकर वो सारे पैसे उस लड़की के इलाज में लगा देता है और वापस घर लौट आता है। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसकी पत्नी और उसके बच्चे सब समझ जाते हैं, जिसके चलते कोई भी उसे कुछ कहता नहीं है। बच्चों, कुछ दिन और सही, भगवान और कितना ही हमारे ऊपर जुल्म कर सकता है, उसे कभी न कभी तो हमारे ऊपर तरसा ही जाएगा। राजेश ऐसा अपने बच्चों से कहकर उन्हें चटाई पर लेटा देता है और उन्हें चादर उड़ाकर सुला देता है। दोनों बच्चे और दोनों मियाँ बीवी ठंड से कपकपाते रहते हैं। वहीं खिड़की से एक आदमी उन्हें इस तरह देखता है और तुरंत उनके घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे अब इस समय कौन आया होगा, चलो मैं देखता हूँ। तुम लेटी रहो पार्वती। जैसे ही दरवाजा खुलता है वहाँ एक बहुत ही अमीर आदमी एक रजाई, कुछ कपड़े और कुछ खाने के सामान को लेकर साथ में खड़ा होता है।
मुश्किल से मिला है मुझे आपका घर। मुझे यकीन नहीं होता आज भी लोगों के अंदर इंसानियत बाकी है। आपने जो मेरी बेटी के लिए किया शायद कोई कभी नहीं करता, और मेरी बेटी वही तड़प तड़प कर मर जाती। लेकिन आज आपकी वजह से मेरी बच्ची जीवित है और सांस ले रही है। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। ये रज़ाई, ये गर्म कपड़े और खाने का कुछ सामान लाया हूँ, इसे स्वीकार कर लीजिए। रज़ाई देखते ही राजेश बहुत खुश होता है। उसे नहीं पता था कि उसके किए अच्छे कर्मों का फल उसे इस प्रकार मिलेगा। शीला का छोटा बेटा शादी करके बहू को घर लाया तो सासू माँ ने बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। देवरानी का स्वागत देख जेठानी हंसने लगी और बोली, सासू माँ आपको यही काली देवरानी कलूटी को बहुत ही बुरा गरीब लगा और वो बहू रोने बनाने को लगी। मिली थी। देवर जी, काली जरूर क्या थी, पर आप बहुत भी ही संस्कारी ये थी। काली से शादी करके आए हो? रोती हुई सुनती रही बातों को। शीला सभी से बहुत ही अच्छे से सबका ध्यान रखती और सभी के दिलों में जगह बना लेती। ये देखकर उनकी जेठानियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ये तो 2 दिन में आते ही माँ और बाबूजी की इतनी बड़ी फैन हो गई। कुछ दिनों बाद छोटी बहू ने सास ससुर का आशीर्वाद लिया और बोली, माँ जी आप दादा दादी बनने वाले हो तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे सास ससुर ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुए कि अरे वाह बेटा, आप तो मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई हो। यह सुनकर बड़ी देव जेठानियों को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बोली, माँ जी ज़्यादा खुश मत होइए, इस घर में और भी खर्चा बढ़ने वाला है। अभी तो सिर्फ देवरानी देवर जी का खर्चा था, अब तो। दूसरे दिन सास छोटी बहू के लिए गोंद के लड्डू बना कर लाई। बोले, बेटा ये खा लो, आप बहुत कमज़ोर भी लग रही हो। इतने में जेठानी आ गई और बोली, अरे माँ जी इस घर में खर्चा हम दोनों के पति करते हैं और आप तो इसे गोंद के लड्डू खिला रही हो, बड़ी ही बेईमानी करती हो आप। सासू माँ बोली, अरे बेटा इसकी हालत तो देखो, ये कितनी कमज़ोर हो गई है। जेठानी ने चिल्लाकर लड्डू वापस ले लिए। अरे सासू माँ, आप जो भी फैसला लेती हैं सोच समझ के लीजिए, क्योंकि ये घर हमारे पतियों की कमाई से चलता है। देवर जी तो कुछ देते नहीं हैं, तो इतना अच्छा खिलाने का कोई मतलब नहीं होता है। सास को बहुत बुरा लगा। शीला के दिल में बहू की बातें बहुत ही ज़्यादा चुभ गई और पोता पोती आने से पहले ही वो स्वर्गवासी हो गई। कुछ दिन बाद छोटी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया। तब तो जेठानियों का और भी ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया। अरे देवरानी जी, जल्दी जल्दी हाथ चला ली, दोनों के लिए नाश्ता बना दीजिए। अभी आपकी झाड़ू लग रही है, आप क्या करती रहती हैं? इतना लेट काम होता है आपका, हमारे नाश्ते का टाइम हो गया। यहाँ ननद आ जाती है, भाभी, अरे मेरी काली भाभी, नाश्ता बन गया हो तो दे दो मुझे। छोटी भाई बोलते, ठीक है आप लोग बैठिए, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। चाय दे दी, नाश्ता दे दिया। छोटी बहू बहुत ही ज़्यादा हैरान रहती थी इन तीनों के अत्याचार से। ससुर जी थे वो बहुत ही अच्छे थे। ससुर जी छोटी बहू की तारीफ करते हुए बोले कि बेटा तू कितना ख्याल रखती है हम सबका। जब से शीला गई है तब से तूने पूरा घर अपने सर पर उठा लिया है। घमंड में इतना चूर रहती हैं कि उनसे कहने का कोई मतलब ही नहीं होता। क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आता। बेटा तेरे आने से इस घर में इतनी रौनक है। यहाँ सिंपी आ जाती है, माँ से बोलती है, माँ जी टीचर ने बोला था आज फीस सबमिट करा दो, नहीं तो स्कूल में नहीं जाने देंगे। बहू सोच में पड़ गई कि मैं क्या करूँ। उसके पास इतना बजट नहीं था और उसका पति भी कोशिश किया कहीं जॉब के लिए, लेकिन कहीं भी उसे जॉब भी नहीं मिल रही थी और वो फीस भी जमा नहीं कर पा रहा था। छोटी बहू अनीता अपनी जेठानियों के कमरे में जाती है और बोलती है, दीदी मुझे सिंपी की फ़ीस भरनी है तो आप कुछ पैसे दे दीजिए। जेठानियों ने साफ मना कर दिया। अरे ओ काली देवरानी, मैं तुझे खाना खाने के लिए देती हूँ, पहनने के लिए कपड़े देती हूँ,
ये क्या नया ड्रामा लेके आ गई है? तेरी बेटी का भी फीस भरूं? सारा ठेका क्या हमने नहीं ले लिया है? मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे। खुद करो कमाओ, तब पता चलेगा कि कैसे बच्चों की फीस भरी जाती है, कैसे सारा घर का खर्चा किया जाता है। अनीता पति और अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर चली गई कहीं अपना काम काज करके। अपनी बच्ची को पढ़ाएगी उसने सोच लिया, और वो घर छोड़कर चली गई। किरण की दोनों अमीर जेठानियां आवाज लगाती हैं। अरे ओ देवरानी जी, कहाँ रह गई?